ये वैसे अच्छा है तो फिर फाइन क्या है मेरे सिर्फ सेट पे उतना ठंडा फेल नहीं हो रहा। देख रहा था स्पीड इसका, स्पीड देख रहा था स्पीड से स्पीड लिख रहा है। मैं चेंज कर कौन स्पीड पकड़ के आया, कौन सा ड्रिंक पे क्या है, क्या पिला दिया है? सब याद दिला दिया, इंडिया हार गया, याद क्यों दिलाया? सब यही बोलते हैं भाई, इसके क्लास में ये सब कुछ चला रहे हैं। गए थे कल परसों, क्या चीज? क्या चाहता क्या है? एक शब्द नहीं बोला, 1000 शब्द लिख दिया। हमने एक ऐसा सिंपल कंसीडर किया जिसमें 10 मॉलिक्यूल इस स्पीड से, 15 मॉलिक्यूल इस स्पीड से, 20 मॉलिक्यूल इस स्पीड से, मींस n1 v1 स्पीड से, n2 v2 स्पीड से, n3 v3 स्पीड से। तो इसका रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगा? आपको क्या करना है, एक सिंपल मीन होता है, सिंपल मींस एवरेज होता है। एवरेज लेना होगा, क्या लिखते हैं, n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। लेकिन इस बार एवरेज स्पीड की स्क्वायर का लेना है, तो पहले स्पीड का स्क्वायर कर दो, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, v4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो एवरेज क्या हो जाएगा, n1 इसका स्क्वायर, n2 इसका स्क्वायर प्लस n3 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये आपको इस तरह से आप मैथमेटिकली रूट मीन स्क्वायर स्पीड को डिफाइन करेंगे। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब यहाँ पर s मीन स्क्वायर किसका, आपने रूट लिया मीन का, मीन किसका लिया, स्पीड के स्क्वायर का, दैट वन इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब इस स्पीड को हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। मान लीजिए इस रूम में जो भी मॉलिक्यूल्स उनका रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करना हो तो आप फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करेंगे, आप यूज कीजिए इस रिलेशन को 1/3 VRMS स्क्वायर। तो यहाँ से VRMS क्या आ जाएगा, 3 बाई, ये हो सकता है, ठीक। या फिर एक और रिलेशन है, इसी को आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 3p बाई रो, मास बाई वॉल्यूम रो हो जाएगा। या फिर इसकी जगह लिख लो 3p की जगह 3 nRT बाई कैपिटल M अंडर रूट 3RT। टोटल मास को मोल से डिवाइड कर दो। ध्यान रखना मोल क्या होता है, वेट बाई मोलर मास। तो टोटल मास क्या हो जाएगा, देखो करली ब्रैकेट पी वाई है, यहाँ से अगर आप m नॉट कैलकुलेट करते हैं तो टोटल मास को मोल से डिवाइड करेंगे, जिससे हम ये m नॉट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT बाई m नॉट। या फिर इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3RT बाई m नॉट। क्या कीजिए, इसको अंडर रूट 3R को NA से, m नॉट को NA से डिवाइड कर दो।
दैट इज इक्वल टू 3 ये स्मॉल के टी ये स्मॉल एम। तो अगर हम सभी स्पीड को एक जगह लिखें तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो जाएगा अंडर रूट 3 कैपिटल एम अंडर रूट 3 पी बाई रो अंडर रूट 3 आर टी बाई एम नॉट अंडर रूट 3 स्मॉल के टी बाई एम। हमारा नंबर बढ़ेगा तो ये फॉर्मूला देखिए, ये इसका थियोरेटिकल फॉर्मूला है और इसे यूज करके किसी भी सिचुएशन में कोई भी गैसियस का मिक्सचर है या गैस किसी कंटेनर में है तो उसका रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड कर सकते हैं। सर ठीक करवाइए, उसको क्लिक कर रहा है बार बार। सब में हो रहा है क्या? हाँ यस सर, टोटल हो रहा है। टोटल आँख भी खराब हो जाएगा। तो इससे आँख खराब होता है सर। दोनों चश्मे। Next है dilate and contract consequently then therefore bias to retina. एवरेज स्पीड। नेक्स्ट होगा एवरेज स्पीड या फिर इसी को कुछ लोग मीन स्पीड भी कहते हैं। बस पढ़ने देने का मन नहीं है, शुरुआत से नहीं हो रहा था। देखिए, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ब्रैकेट में लिखना चाहे तो ये होती है कौन सी स्पीड है? मैथमेटिकल स्पीड। आप मैथमेटिकल टर्म यूज कर रहे, स्पीड तो ये है जो नेचुरल है, इसके साथ आपने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन किया तो स्पीड निकल के आएगी। तो ब्रैकेट में चाहे लिख लीजिए मैथमेटिकल स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? ये भी मैथमेटिकल टर्म है। दिस वन इज आल्सो मैथमेटिकल स्पीड। हमने यहाँ पर गैसियस सैंपल कंसीडर किया। N1 मॉलिक्यूल V1 स्पीड से, N2 V3 एंड Nn मॉलिक्यूल Vn स्पीड से जा रहे हैं। एवरेज निकालना है, कैसे निकालेंगे? नॉर्मल N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। अब अगर इसके लिए कैलकुलेट करना हो तो इसे भी मैथमेटिकली डिराइव किया जा सकता है, बट इसका डेरिवेशन फिलहाल यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड से डिराइव होता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एवरेज स्पीड होगा अंडर रूट, सभी टर्म्स तो वही हैं, केवल 3 के प्लेस पर 8 बाई पाई आता है। रेस्ट ऑफ द पार्ट सिमिलर है। ये हो जाएगा 8 बाई पाई बाई कैपिटल एम या फिर 8 पी बाई पाई रो या फिर 8 आर टी बाई पाई एम नॉट या फिर 8 स्मॉल के टी बाई पाई स्मॉल एम।
इन तीनों स्पीड में आपको बस एक तो बेसिक फॉर्मूला हुआ, उसके बाद एक कांस्टेंट याद रखना है। एक में √3 है एवरेज, दूसरे में √8/π है, तीसरे में 2 है। एक और स्पीड है, ये है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये क्या है? ये है रियल स्पीड। ये सही वाली स्पीड है, जिस मॉलिक्यूल वाली स्पीड है। बाकी स्पीड तो मैथमेटिकली कैलकुलेट किए गए। बाकी स्पीड तो ये लिखा नहीं, ये सही वाली स्पीड है। इसके साथ आपने एवरेज ले लिया इसका, तो अब ये तो स्पीड नहीं रही, इन बिटवीन कुछ आ जाएगा। तो इस केस में आपने मैथमेटिकल स्टेप्स यूज करके एक स्पीड निकाला, तो जो भी मैथमेटिकल आपने काम किया उसका नाम रख दिया। या एवरेज लिया था, एवरेज स्पीड कर दिया। वहां पर आपने एवरेज लिया था, लेकिन किसका? स्पीड के स्क्वायर का। स्पीड को स्क्वायर किया, फिर एवरेज लिया, फिर रूट लिया, तो वो नाम रखा। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसे कहते हैं? फटाफट लिखते चलो, थोड़ा सा आज खत्म करना है। आप लोगों का टेस्ट है, तो टेस्ट के लिए वैसा न रहे कि बच जाए। अरे जो नहीं होगा बाद में पढ़ लेंगे। रियल गैस मेन है पढ़ाना, इसलिए रियल गैस वाला क्वेश्चन हो जाएगा तो मान लेंगे काम हो गया। कौन सा सेक्शन का? सब कुछ आ रहा है, सब बता रहे हैं। लास्ट में सबको भी कंक्लूड करेंगे। एक बार लिख लेते हैं। 3 मास है टोटल, मोलर एंड 1 मॉलिक्यूल। वो आगे बताएंगे, भी जगह लिखेंगे। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, हेडिंग लिखो। यहां तक पहुंचे कि नहीं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये क्या होता है? लिखो, स्पीड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। स्पीड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। दैट इज मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल is known as most probable speed, is known as most probable speed। ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर 2 आ जाएगा, जो 3 था उसकी जगह 2। फॉर्मूला फिर से वही, अंडर रूट 2 p/2p/रो अंडर रूट 2 RT/m0 अंडर रूट 2 स्मॉल kT/स्मॉल m। 3 तरह का मास यहाँ यूज हुआ है। कैपिटल M ये होता है टोटल मास। टोटल मास कहाँ से आएगा? मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कीजिए, मोल इनटू मोलर मास, जिसे हम लिख सकते हैं स्मॉल n इनटू m0। और m0 क्या है? ये है मोलर मास। और ये छोटा m क्या है? छोटा m मीन्स मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सारी कैलकुलेशन आपको SI यूनिट में करनी है। SI यूनिट में अगर करनी है तो स्पीड मिलेगा मीटर पर सेकेंड में। अच्छा, ये समझ जाओगे ना, मीटर है, कहीं मोलरिटी तो नहीं लग रहा है। बड़ा एम दिख जाए तो कुछ लोग मोलरिटी देखने लगा, कंसंट्रेशन पर सेकेंड। और ये क्या है? कुछ नंबर होगा उसी जगह। कई बार बच्चे ये माइनस क्यों लगा, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, स्पीड को रखेंगे मीटर पर सेकेंड में, प्रेशर को रखेंगे पास्कल में, R को रखेंगे, इसका तो नंबर ही है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। मास को रखेंगे किलोग्राम में,
मोलर मास को रखेंगे किलोग्राम में, स्मॉल एम को रखेंगे किलोग्राम में, और स्मॉल के को रखेंगे 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर दिया हो 4 मोल्स ऑफ O2 तो कैपिटल M मोल इंटू एम नॉट ये हो जाएगा 4 इंटू 32 ग्राम, लेकिन आपको कितना लिखना है 32 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इसका एम नॉट कितना होगा तो 32 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल होता है, और इसका छोटा एम क्या होगा 32 mu होता है। 32 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो छोटा बड़ा सारे एम क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है। नोट कर लिया। धीरे धीरे क्यों ठंडा लग रहा है? क्या धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो रहा है। देखो चलती है। अगर हम तीनों स्पीड को देखें तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज टू एवरेज स्पीड इज टू मोस्ट प्रोबेबल, ये होता है √3 टू √8/π/√2। तो अगर आपको कोई एक स्पीड पता है तो दूसरी स्पीड निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको ये पता और ये निकालना है, क्या कीजिए VRMS/एवरेज दैट इज इक्वल टू √3/8/π। या फिर अगर आपको एवरेज पता है मोस्ट प्रोबेबल निकालना है तो क्या हो जाएगा, एवरेज का मीनिंग है √8/π, इसको किससे डिवाइड कर दो 2 से। अगर आपको मोस्ट प्रोबेबल पता है और रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालना है तो √2/3। ठीक है। कोई भी एक स्पीड पता है तो दूसरी कैलकुलेट हो जाएगी। और इन तीनों को जब आप कंपेयर करोगे तो इन सभी में अगर हम स्पीड को देखें तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा, फिर एवरेज स्पीड होगा और सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं लग रही है, केवल देखना है, हो जाएगा।
हो गया। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे आप स्पीड कैलकुलेट करोगे डिफरेंट सिचुएशन में। देखिए, कैलकुलेट द, अब स्पीड में कोई भी एक स्पीड कैलकुलेट करो, आरएमएस फाइंड कर लो, एवरेज फाइंड कर लो, मोस्ट प्रोबेबल, कोई भी एक फाइंड कर लो, फिर दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा। एक आ गया तो दूसरे तीसरे हो जाएंगे, क्योंकि इन सभी के बीच केवल कांस्टेंट का डिफरेंस है। Calculate the VRMS of H2 molecule under the following condition। पहला है 2 moles of H2 at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा 3 moles of H2 gas in a 3 liter flask at 10 to power 5 Pascal। And third, 4 mole of H2, 4 moles of H2 at 10 to power 5 Pascal with 1 gram per liter with density 1 gram per ml। फटाफट कीजिए। देखिए, फर्स्ट पार्ट टेम्परेचर दिया है, ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब यहाँ पर R लिखेंगे 8.314, हो जाएगा 300 केल्विन। F0 हो जाएगा 2 × 10⁻³
किलोग्राम पर मोल। पुट कर लेते हैं, ये हुआ 8.314 मोलर मास 2 × 10⁻³ अब ये रिजल्ट मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। दूसरे में प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है तो फॉर्मूला यूज करेंगे, बात मत करो, P बाई कैपिटल M √3 P की जगह 10⁵ पास्कल, वॉल्यूम 3 × 10⁻³ मीटर क्यूब में ले गए और मास हो जाएगा 3 × 2 × 10⁻³ ध्यान रखना। प्रेशर पुट किया 10⁵ पास्कल, वॉल्यूम पुट किया 3 × 10⁻³ मीटर क्यूब और कैपिटल M n × m0 से 3 × 2 × 10⁻³ किलोग्राम। यूनिट का ध्यान रखना है, इसलिए अलग से यूनिट बताई थी आपको। और आपसे जो गलती होती है या जो भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो केवल और केवल यूनिट में करते हैं। थर्ड पार्ट को अच्छे से पुट कर लो। देखिए, थर्ड में प्रेशर और डेंसिटी दिया हुआ है √3p/ρ। 3 की जगह यहाँ पर P तो ठीक दिया हुआ 10⁵ पास्कल, रो है 1 ग्राम पर ml, तो 1 × 10⁻³ किलोग्राम हुआ और ये 10⁻⁶ मीटर क्यूब 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ से √3 10⁵ ये मीटर पर सेकेंड होगा। और सभी को समझ आया? देखिए, एक तो फॉर्मूला है, पैटर्न सबका एक ही है, कांस्टेंट अलग अलग है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है यूनिट। अब जैसे कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इतनी है तो एवरेज कितना होगा, या एवरेज स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का इतना है तो टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होगा। इस तरह से अलग अलग टेम्परेचर पर है तो आप उन्हें रिलेट कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जो असाइनमेंट दिया है उसमें कुछ होंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रियल गैस। पहले हम अब बात करेंगे रियल गैस का। तो रियल गैस डिस्कस करने से पहले उसके बिहेवियर की बात कर लें। रियल गैस का दो तरह का बिहेवियर हो सकता है, आइडियल बिहेवियर एंड नॉन आइडियल बिहेवियर। आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर। आइडियल किसे कहते हैं? आइडियल गैस, दिस वन ओबे द गैस लॉ, दैट इज PV = NRT।
जो भी पीवी कोऑर्डिनेट को फॉलो करे, जिसके कैलकुलेशन जैसे किए जा सके, उसे कहते हैं आइडियल गैस। दिस वन डज नॉट ओबे द गैस लॉ, दैट इज पीवी नॉट इक्वल टू एनआरटी, या जिसके लिए पीवी कोऑर्डिनेट नॉट एप्लीकेबल हो वो आपका नॉन आइडियल गैस कहा जाएगा। रियल क्या है? रियल 98% नॉन आइडियल है, 2% आइडियल है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में रियल गैस का बिहेवियर नॉन आइडियल जैसा होता है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में रियल गैस आइडियल हो जाता है। आइडियल गैस किसे कहते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग गैस है, ऐसी गैस जिसे हम 0 केल्विन पर ले जाए तो उसका वॉल्यूम 0 हो जाए। ऐसी गैस जिसे 0 केल्विन पर ले जाए तो उसका प्रेशर 0 हो जाए, वॉल्यूम 0 हो जाए, प्रेशर 0 हो जाए। अब ऐसे कैसे हो सकता है 0 केल्विन पर सब 0 हो जाए? अरे गैस है तो कुछ तो वॉल्यूम होगा, तो कुछ तो होगा, लेकिन आइडियल का नहीं, रियल का। क्योंकि आपने तो आइडियल गैस देखा नहीं, आपने वैसे रियल गैस भी नहीं देखा है। फील किया है कि गैस है, यहाँ पर देखा तो नहीं है। O2 देखा है? हाँ O2 है, चारों तरफ O2 है, लेकिन देखा नहीं है। हाँ O2 है, या कोई भी गैस यहाँ प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंस को आप फील कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि हम देख नहीं सकते। एक्चुअली आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है। ये पहले ये जंक्शन आपने केटीजी में किया था। दूसरा, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल वॉल्यूम भी 0 होता है। इसीलिए तो आइडियल गैस रियल में क्या है? आइडियल गैस एक्चुअली पॉइंट मासेस होते हैं, पॉइंट में मास तो है लेकिन डायमेंशन नहीं होता, इसलिए 0 केल्विन पर वो 0 हो जाता है। रियल में ऐसा नहीं है, रियल गैस का अपना कुछ वॉल्यूम तो होगा, उसका अपना कुछ होगा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का होगा। अब एक्चुअली जब तक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, तब तक रियल आइडियल बना रहता है। और कब इंडिविजुअल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा टोटल के कंपैरिजन में, अगर गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो तो एक का वॉल्यूम टोटल के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में रियल गैस का बिहेवियर आइडियल हो जाएगा। तो कंडीशन क्या होती है आइडियल बनने की? उसे बोलते हैं लार्ज मोलर वॉल्यूम। 1 मोल का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो तो रियल आइडियल की तरह बिहेव करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कब हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर। सो रियल गैस को अगर हम हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर रखें, रियल गैस को हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर रखें तो उसका बिहेवियर आइडियल जैसा होता है। अदर देन जो भी कंडीशंस है, हर कंडीशन में वो नॉन आइडियल गैस जैसा बिहेव करता है। कुछ बात समझ आई? समझ आई तो ठीक है, नहीं आई तो लिख लो। अभी सारी बातें लिख भी लेते हैं, याद कहाँ रहेगा? ठीक है, लिखिए। इन जनरल रियल गैस deviate from ideal behavior, deviate from ideal behavior due to presence of in general real gas deviate from ideal behavior due to presence of intermolecular force of attraction, due to presence of intermolecular force of attraction and non-negligible
individual volume, non-negligible individual volume of molecule, non-negligible individual volume of molecule। ये दो मेजर पॉइंट हैं जिससे डेविएशन आता है। But in some specific condition, real gas shows ideal behavior, real gas show ideal behavior, तो आइडियल बिहेवियर शो करने की कंडीशन क्या है? क्या कंडीशन है? कंडीशन है लार्ज मोलर वॉल्यूम, और ये आएगा कब? ये होगा एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। इस कंडीशन में पीवी इक्वल टू एनआरटी applicable for real gas, लार्ज मोलर वॉल्यूम या हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर की कंडीशन में पीवी इक्वल टू एनआरटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये वो स्पेसिफिक कंडीशन है जब रियल का आइडियल बिहेवियर होता है। अदरवाइज आइडियल गैस, अदरवाइज रियल जो है ना वो हमेशा नॉन आइडियल ही रहता है। नॉन आइडियल मीन्स पीवी इक्वल टू एनआरटी हमारे किसी काम का नहीं है। तो फिर रियल गैस से रिलेटेड कैलकुलेशन कैसे किए जाएंगे? रियल गैस से रिलेटेड कैलकुलेशंस को कैसे किया जाए? एनआरटी वही रहेगा, प्रेशर कम होना चाहिए और टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको वॉल्यूम बहुत बढ़ाना है। तो प्रेशर कम कर दो और टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ाने से डेविएशन कम होता है। अब रियल गैस को फिर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इसके लिए कई सारी थ्योरीज दी गई हैं। एक थ्योरी आपके सिलेबस में है। बेसिकली कई मॉडल है जिसके थ्रू आप रियल गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें हमारे सिलेबस का जो मॉडल है वो है वंडर वाल कॉन्सेप्ट ऑफ रियल गैस, वंडर वाल कॉन्सेप्ट ऑफ रियल गैस। देखिए रियल गैस में परेशानी क्या है? रियल गैस में दो परेशानी है। एक तो उसके मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन है और दूसरा इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है। तो अगर हम ये दोनों फैक्टर कंसीडर कर लें तो हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे वंडर वाल गैस। किसे कहेंगे? वंडर वाल ने जो गैस इमेजिन किया था वो एक ऐसी गैस थी जिसके मॉलिक्यूल के बीच इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल नहीं है। जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम यहाँ पर इन्होंने कंसीडर की। वंडर वाल गैस किसे कहेंगे? गैस हैविंग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स of attraction and non-negligible individual volume of गैस। इसको कहते हैं वंडर वाल गैस। जो मेन प्रॉब्लम थी वो दोनों कंसीडर कर लिया गया कि वॉल्यूम जो है नॉन नेग्लिजिबल है और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। ऐसी गैस जिसमें ये दोनों चीजें हो उन्हें हम वंडर वाल गैस कहेंगे। यही रियल गैस है। एक्चुअली
अगर हम आइडियल गैस और रियल गैस को कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है? आइडियल गैस एंड रियल गैस को अगर कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस मिलेगा? ये आइडियल है और ये रियल है। आइडियल गैस में जब हम किसी मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या सिचुएशन होगा? अगर हम यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हैं तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं होगा। एफ नेट क्या है? 0, क्योंकि कोई भी इसे अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। कोई कर रहा है? नहीं। रियल गैस में क्या होगा? रियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होगा, बिल्कुल होगा। तो रियल गैस के मॉलिक्यूल इधर से भी अट्रैक्ट होंगे, इधर से भी अट्रैक्ट होंगे, इधर से भी अट्रैक्ट होंगे, इधर जो अंदर मॉलिक्यूल है उस पर सभी डायरेक्शन से अट्रैक्शन लगेगा, इसलिए इस पर एफ नेट क्या हो जाएगा? 0। लगने से भी 0 हो गया, सभी डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लग रहा है। लेकिन जो मॉलिक्यूल वॉल से कोलाइड करने जा रहा होगा उसका क्या होगा? उस पर ऊपर मॉलिक्यूल है, ये फोर्स लगाएंगे, नीचे मॉलिक्यूल है, भी फोर्स लगाएंगे, इधर मॉलिक्यूल, इधर मॉलिक्यूल नहीं है तो उधर से फोर्स नहीं लगेगा। और ये मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है? कोलाइड करने जा रहा है। बात समझ आई? इसका मीनिंग है कि जो मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से कोलाइड करने जा रहा है इधर, उस पर इस डायरेक्शन में एफ नेट लगेगा। इसे बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। हाँ जी, रिटार्डेशन समझ आया? रिटार्डेशन का मीनिंग क्या है कि स्पीड इधर है, मूव इधर कर रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो स्पीड धीरे धीरे कम होगी। अब जब ये मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेगा तो आइडियल गैस के कंपैरिजन में लोअर स्पीड से कोलाइड करेगा। अब स्पीड ही कम तो फोर्स भी कम लगेगा, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा, अल्टीमेटली फोर्स कम होगा तो प्रेशर कम होगा। इसका मीनिंग है रियल गैस का प्रेशर आइडियल गैस के कंपैरिजन में कम होता है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा molecules of real gas collide with wall of container with lower speed and exert lower pressure as compared to ideal gas। हाँ जी, सीधी सी बात है, P आइडियल जो होगा that one is greater than P रियल होगा। P आइडियल greater than P रियल होगा। अरे कुछ बात समझ आई? मेरा जुलो की छोटी सी बात है कि रियल गैस का मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से लोअर स्पीड से कोलाइड करेगा, इसलिए रियल गैस के मॉलिक्यूल कम प्रेशर जनरेट करेंगे एज कंपेयर टू आइडियल गैस। अरे समझ आ रहा है ना? टाइम बहुत खराब चल रहा है। दो दिन से ना कुछ किया नहीं है।
2 दिन से पूरी ज़िंदगी बेकार कर रहा हूँ। सोचे थे कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन एक दिन ऐसे ही रह गया, दूसरा दिन सोचे कि पढ़ लेंगे, लेकिन मोबाइल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि रीसेट मारना पड़ा। उसके बाद फिर बैकअप में झमेला। सर आइडियल गैस एग्जिस्ट करता है रियली कि हाइपोथेटिकल? खुद बताओ हाइपोथेटिकल है तो फिर कंपैरिजन क्यों कर रहा है? क्या कंपैरिजन थियोरेटिकल कर रहे हैं? देखो रियल में कहाँ कर रहे हैं, पेपर पे कर रहे हैं। पेपर पे काम जो होता है ना वो सब इमेजिनरी होता है। एक्चुअली कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है ना आइडियल गैस का ही है, तो उसी से तो कंपेयर करके आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज तो फॉर्मूला ही गायब हो जाएगा। जो फिजिक्स पढ़ते हो ना तुम लोग, सब हाइपोथेटिकल है, एक भी लाइन सही नहीं है। लगता है बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। जितना लॉजिकल उतना हाइपोथेटिकल, जितना ही लॉजिकल उतना रियलिटी के क्लोज आ रहे हैं। फिजिक्स में सब हाइपोथेटिकल ही है। बोलते हैं सरफेस फ्रैक्शनलेस है, आज तक कोई सरफेस ऐसा है नहीं जिसमें फ्रैक्शन ना हो। एयर में फ्रैक्शन है, सब निगलेक्ट कर दिया। उल्ली लिया उसका मास ही नहीं है, इसकी लिया बिना मास ऐसे होगा कि कोई भी पार्टिकल दौड़ा दिया, कहीं भी दौड़ा दीजिए। ये तो सब कुछ आ जाता है। दे दो आज दे केमिस्ट्री अभी आप आइडियल है, जब आप रियल में जाएंगे तो यहाँ पर भी सारे रियल डेटा ही पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में क्या है कि रियल डेटा काफी ज्यादा है, रियल वाला डेटा भी इस लेवल पर यूज हो जाता है, इसलिए इंफॉर्मेशन आ जाती है। फिजिक्स में क्या है कि पूरा का पूरा इमेजिनरी वर्ल्ड है, इसलिए जहां भी कोई परेशानी जीरो कर दो उसे। एक्चुअली अगर जीरो ना किया जाए तो आपके जो एक्सप्रेशन है इतने कॉम्प्लिकेटेड हो, जो लिनियर छोटा छोटा बना के आप सॉल्व कर लेते हो ना, सब डिफरेंशियल फॉर्म इंटीग्रेटेड फॉर्म में जाएंगे, और वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स वाला है, आसानी से इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व होने वाला। जो आप पैराबोला पढ़ते हो ना ऐसे जाता है, कोई पैराबोला नहीं बनता, ऊपर अजीब सा पाथ बनेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लीजिए ना। तो क्यों पढ़ाता है, क्यों बिजी ऐसे बच्चों के लिए टाइम। और अगर आप फिजिक्स में रेजिस्टेंस लेते हो तो सिंपल वाला रेजिस्टेंस ले लेते हो, रियल वाला रेजिस्टेंस तो कभी आता ही नहीं। तो और मैं 100% हाइपोथेटिकल, वो पूरा लॉजिकल होता है, उसमें तो रियलिटी होती ही नहीं। मतलब मैथ्स में निगेटिव नंबर भी होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है, इमेजिनरी रूट्स। तो जी बहुत बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी में बस एगो बायो बच गया जो हाइपोथेटिकल नहीं। शांत हो जाओ, बहुत पढ़ना है। ये सुना ही नहीं बात कर। जब तक आज खत्म नहीं होगा क्लास से आप फ्री नहीं होंगे। आज मान के चले कि आपका जो ब्रेक टाइम है वो 5 मिनट का है। अरे यार सर, स्कूल के बाद भी समय नहीं मैं मिला है 6 बजे क्लास छोड़ूंगा, 3 बजे घर 6:05 पहुंचे तक क्लास शुरू हो जाएगी। सर 3 बजे घर पहुंचे। ठीक है, और मैं वहां जाके बोल दूंगा क्लास आपकी कब फ्री हुई है, 5:45 ऑन पेपर 5:45, जो रियल डेटा है वो 6 होगा। हम तो ऑन से चलेंगे, भाग जाएंगे। इसलिए बातें कम करो, पढ़ाई ज्यादा करो। देखो, तो हम लोग इस कंक्लूजन पर आए कि पढ़ाई लिखाई छोड़ देना चाहिए। आइडियल गैस का प्रेशर रियल से ज्यादा होता है। ऐसे मान लो
ये 10 होता है और ये 8 होता है। सर पूछ रहे तो इसको जब आप लिखोगे तो 10 इक्वल टू क्या होगा, 8 प्लस 2। तो समझ में आ रहा है ना? 10 का मीनिंग है पी आइडियल, 8 का मीनिंग है पी रियल, 2 को कहते हैं पी डैश, इसको बोलते हैं प्रेशर करेक्शन। ये जो 2 है, जो डिफरेंस है, अच्छा ये डिफरेंस क्यों आया? डिफरेंस किसने जनरेट किया? इस रिटार्डेशन ने। उसी ने तो प्रेशर कम किया। और रिटार्डेशन क्यों आया? क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस बात पर डिपेंड करेगा? तो वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल की डेंसिटी पर। कितने ज्यादा मॉलिक्यूल है उतना ज्यादा अट्रैक्शन जनरेट करेगा। तो रियल में पी डैश जो है, पी डैश प्रोपोर्शनल टू मोल पर वॉल्यूम का स्क्वायर लगाना, इंस्टाग्राम पे लगाना कुछ यहाँ से बनता है पी डैश इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ए क्या है? ए को कहते हैं, नहीं होता है, ए है वांडर वाल कांस्टेंट, वांडर वाल कांस्टेंट फॉर अट्रैक्शन। जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या सीधे सीधे किए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ऑब्वियसली इसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका ए ज्यादा होगा। ये तो बात हुई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आने से कितनी प्रॉब्लम आई। उसके आने से प्रेशर में चेंज होगा, जिसे हम प्रेशर करेक्शन कहते हैं। सबसे पहले पढ़ाई लिखाई वाला कुछ नहीं करना चाहिए। सब पता नहीं शिक्षा मंत्री क्या करता है, सबको हटा देना चाहिए। क्यों पढ़वा रहा है? द्वितीय से बच्चों सिलेबस सब डिलीट करो। जिसका जो जा रहा है उसको पढ़ाओ। दूसरा टर्म होगा दिमाग का दही करने पे तुला हुआ वॉल्यूम करेक्शन। बनो पीएम बनोगे तुम। प्रूफ तो किया जा सकता है लॉजिकली जनरेटिव ऑफ फैक्टर्स को कंबाइन करके, सुन रहा है? बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हमने डायरेक्ट यूज किया। कैसे? दूसरा है वॉल्यूम करेक्शन। देखिए आपको तो इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करना है। अब इस इक्वेशन में आप देखोगे तो ये क्या है? ये है वॉल्यूम अवेलेबल फॉर रैंडम मोशन और कंप्रेशन। वो वॉल्यूम जिसमें गैस कंप्रेस होती है, वो वॉल्यूम जिसमें गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। अब होता क्या है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, तो उस पार्ट को, अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कुछ वॉल्यूम है तो टोटल, ये वैसे तो फॉर आइडियल गैस ये होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम तो हुआ नहीं। आइडियल गैस के केस में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम नहीं होता, तो कंटेनर का जो भी वॉल्यूम होता है वो पूरा का पूरा कंप्रेशन के लिए अवेलेबल होता है। जैसे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम नहीं है तो
पूरा का पूरा स्पेस रैंडम मोशन के लिए अवेलेबल है। अब जैसे मान लीजिए इस रूम में आप सभी बैठे हैं, मान लीजिए आप गैसियस मॉलिक्यूल है, तो जहाँ बैठे हैं वहाँ तो फिर मूवमेंट नहीं हो सकता, मूवमेंट होगा तो फिर तो किसी को चोट लग जाएगी। इसलिए जो स्पेस बचेगा उसमें मोशन हो सकता है रैंडम मोशन, या उसी में कंप्रेशन हो सकता है। सो कितना वॉल्यूम अवेलेबल है कंप्रेशन के लिए, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा टोटल से जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स। अब कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, तो यहाँ पर हम एक एजम्पशन लेते हैं इस थियरी में कि जब भी मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो एक साथ केवल दो ही कोलाइड करेंगे। आपके सिलेबस में जितनी भी एनालिसिस है सब बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन पर बेस है। दो मॉलिक्यूल के बीच जो कोलिजन होता है केवल इसी पर बेस है। एक साथ दो से ज्यादा मॉलिक्यूल एक टाइम में केवल दो मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे। तो बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन अगर आप कंसीडर करते हैं तो दो मॉलिक्यूल इस तरह से कोलाइड करेंगे। अब दो के लिए कोलाइड करेंगे तो दो के लिए जो स्पेस आपका यहाँ पर, अब इससे कोई और टकरा नहीं सकता, इसलिए ये पूरा का पूरा स्पेस, ये पूरा का पूरा स्पेस एक्सक्लूडेड हो जाएगा, क्योंकि ना इधर से आ सकता है ना इधर से आ सकता है। तो ये पूरा का पूरा स्पेस, क्योंकि एक टाइम में दो ही से कोलाइड करेगा, एक टाइम में केवल दो से ही कोलाइड करेगा। सो ये डिस्टेंस 2r हो गया। अगर एक का डिस्टेंस r है ये 2r हुआ। तो यहां पर अगर हम लिखें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर दो मॉलिक्यूल के लिए ये है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर टू मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा टू मॉलिक्यूल के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना होगा 4/3, क्योंकि स्फीयर है 2r का क्यूब, इस 2 को बाहर करो तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, यही हुआ। अगर हम यहां कैलकुलेट करें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मॉलिक्यूल तो क्या होगा, दो के लिए इतना, दो के लिए इसका आधा होगा, ये हो जाएगा 8/2 4/3 पाई r क्यूब, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो एक मॉलिक्यूल के लिए जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है वो उसके वॉल्यूम का 4 टाइम्स होता है, ये याद रखने वाली बात है। और ये स्टेटमेंट पूछा भी जाता है, पर मॉलिक्यूल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होता है, तो उसके अपने वॉल्यूम का 4 टाइम्स। अगर हम यहां कैलकुलेट करें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल गैस, एक मोल के लिए कितना होगा, एक मॉलिक्यूल का इतना है, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल Na, तो Na से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, इसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल b से। ये एक मोल के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। अगर आप यहां लिखें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर n मोल गैस, इसे हम mg कहेंगे। तो चलो इतना लिखो, फिर आगे सीधी सी बात आपको याद रखनी है, एक मॉलिक्यूल के लिए जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है वो उसके वॉल्यूम का 4 टाइम्स होता है। और स्मॉल b क्या हुआ, स्मॉल b हो जाता है 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू Na। किसी ने कुछ पूछा? नहीं, ऑक्यूपाइड नहीं, एक्चुअली यहाँ पर जब मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तभी तो क्लोज होंगे, लेकिन एक एट ए टाइम केवल दो ही कोलाइड कर सकते हैं। बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन में जब आप पूरा स्पेस निकालोगे तो दो मॉलिक्यूल की कितना स्पेस आएगा, थियोरेटिकली तो बहुत कुछ हो सकता है, बट जो मींस ऐसे तो रियल में बहुत कुछ होगा, जरूरी नहीं दो ही मॉलिक्यूल कोलाइड, लेकिन यहाँ पर जो एजम्पशन है वो 2 का है।
दो कोलिजन हुआ, अब ये भूल जाएंगे तो दूसरे से कोलाइड करेगा, लेकिन एट ए टाइम केवल दो ही, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये आपका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बनेगा। स्टार्ट क्या बोलते हैं विधायक PM ऐसे कर करके फंडिंग करो, प्रेसिडेंट फंडिंग करो, फंडिंग फंडिंग क्या चीज़ फंडिंग पैसा दो ऐसा क्या चीज़ बनाया तो डायरेक्ट थोड़ा पॉपुलर बना ऐसे वैसे कुछ करके बोल तो सबको एक एक बटन दूँ दिखाना होगा, तो 2000 का करीब 25 के बाद में रखेंगे, ठीक है, तो 20,000 है कि बात देखना। अरे जबरदस्ती वोट लेंगे जाके हमारे को हमारा वोट देना तो हमारे पहले 10 आदमी लेंगे, एक जगह वोटिंग 3,000 रुपये देंगे, हमारा वोटिंग करना अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद मर जाएगा, उसके बाद तो पैसा कमाने का है भी जाएगा ऐसा ऐसा थोड़ी होता है कुछ, तो 1,00,000 रुपये तो वोटर बनाते हैं, पहले पैसा ले जीतता है उसके बाद ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी हो जाता है, और जीतने के बाद नहीं होता। नहीं इसमें पहले हम करेंगे तब हमको सब बोलते हैं दो जैसे एक बनाने की ज़्यादा चलो गाय बेच दो 20 लाख दे गाय मेरे पास 4 दो दे दो 20 लाख बकरी वाला गाय बेचने वाला जरूरी है, बहुत जरूरी है। पता नहीं कैसा कैसा पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करा दिया, सभी छुट्टी अच्छी रहे जैकेट पहन ले ठंडा लगे बेचारा को बोल बोल के खोलवा दोगे क्लास में जैकेट उतार दे। अगला सिर्फ लिखे जा रहा है। क्या हो गया, एक पूरा 6 बजे तक पढ़ाने वाला है, भूल गया क्या? तो फर्दर हमने इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया। आइडियल गैस के लिए पीवी कोल्डेन आरटी होता है, तो पी को हमने प्रेशर करेक्शन किया, रियल गैस का प्रेशर कम होता है, दूसरी जगह पी प्लस पी डैश रखा और वॉल्यूम करेक्शन किया। तो जो भी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है उसे सेपरेट कर दोगे तो जो रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम बचेगा वो कंप्रेशन के लिए अवेलेबल होगा। इस तरह से आपका इक्वेशन मॉडिफाई होगा। पी डैश की जगह ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर लिखेंगे और इसकी जगह एन बी, दैट इज इक्वल टू वांडर वाली इक्वेशन एन मोल के लिए। अगर हम 1 मोल के लिए लिखते हैं जो वॉल्यूम होगा वो मोलर वॉल्यूम हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम को एन से डिवाइड कर दो, 10 मोल गैस है उसका इतना एक का उसे डिवाइड कर दो। सो n इक्वल टू 1 पुट करके जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जो वॉल्यूम होगा वो 1 मोल का वॉल्यूम हो जाएगा।
चल नहीं रहा, वाईफाई कनेक्ट है वैसे, बट चल नहीं रहा। हरियाणा के कोई पढ़ता नहीं है, सेकंड फ्लोर पर लगता है कि बैठ के मोबाइल चलाते रहता है। कुछ देर पहले लिमिटेड कनेक्शन रहता था, सोचो वाईफाई में भी कनेक्शन भर जा रहा है। मेन बात है अभी सब में उधर मैथ के क्लास लगल होगा, मैथ वाला सब कर ये तो वाटर वाला क्वेश्चन हुआ। इसे यूज करके आप रियल गैस से रिलेटेड कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये वाटर वाली क्वेश्चन है, इसे यूज करके रियल गैस से रिलेटेड कैलकुलेशन किया जा सकता है। अब रियल गैस का आइडियल से कितना डेविएशन होता है इसे डिस्कस करना है। फिर उस डेविएशन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करके उसे देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। एक काम करते हैं, ए और बी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ए ये है वैन डर वाल कांस्टेंट फॉर अट्रैक्शन। ध्यान से सुनो, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बी आपका होता है वैन डर वाल कांस्टेंट फॉर साइज। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, या फिर कह सकते हैं रेडियस। तो जिसकी साइज ज्यादा होगी उसका भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए की बात करें तो CO2 O2 एंड H2, किसका ए ज्यादा होगा? ए यहाँ पर ये भी नॉन पोलर, ए भी नॉन पोलर, ए भी नॉन पोलर, सब में डिस्पर्सन फोर्स है। किसमें डिस्पर्सन ज्यादा होगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। तो ए किसका ज्यादा हुआ? सबसे ज्यादा CO2 का, फिर O2 का, फिर H2 का। दूसरा SO2 एंड CO2, किसका ए ज्यादा होगा? तो SO2 क्या है? पोलर है। CO2 क्या है? नॉन पोलर। पोलर में डायपोल डायपोल, यहाँ पर डिस्पर्सन। तो किसका ये ज्यादा? SO2 का एज कंपेयर टू CO2। सिमिलरली H2O, NH3 एंड CH4,
किसका ए ज्यादा? यहाँ पर देखोगे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट वीक, इसमें तो होता ही नहीं। या आप बॉइलिंग पॉइंट देख लो, इसका 100 है, इसका -33, इसका तो -100 के आसपास है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका ए ज्यादा। आंसर हो जाएगा H2O NH3 CH4। अब जैसे यहाँ पर CH4 C2H6 and H2, ये सभी नॉन पोलर हैं, तो जिसकी साइज ज्यादा या जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका ए ज्यादा होगा। ए किसका ज्यादा? C2H6 ग्रेटर देन CH4 ग्रेटर देन H2। सीधी सी बात है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका ए ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर हम मान लीजिए यहाँ पर HF ले लें, HCl HBr HI, इनके का क्या रिलेशन? सबसे ज्यादा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, तो ये हो जाएगा ए HF का सबसे ज्यादा, फिर HI HBr HCl, क्योंकि इन तीनों में डिस्पर्सन देखते हैं और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पहले बताया गया है। इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर बताए गए, इस टाइप के क्वेश्चन पीछे बहुत कराए हुए हैं बॉइलिंग पॉइंट में ही। तो जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिनका ज्यादा होगा उनका ए ज्यादा होगा। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं? थोड़ा सा रिवाइज भी करना पड़ता है। बॉन्डिंग में जो सेकेंडरी बॉन्डिंग लास्ट में कराया था हाइड्रोजन बॉन्ड, वहां पर था ये सब। अपना लॉगिन किया है इंस्टॉल, ठीक है, सीधा बैठना मुझे। अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंट बी पर। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, सीधे सीधे वैसे भी इसका साइज ज्यादा होगा, उसका भी ज्यादा होगा, फ्लूइड वॉल्यूम। यहां पर अगर आपको बी कंपेयर करना हो तो H2 O2 CO2 किसका भी ज्यादा होगा? साइज ज्यादा है, CO2 फिर O2 फिर H2, N2O2 Cl2 किसका भी ज्यादा होगा? फिर Cl2 के बाद आगे लेफ्ट में जाते हैं तो साइज तो थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, F2 Cl2 Br2 I2 किसका भी ज्यादा होगा? I2 Br2 नहीं चल रहा, नहीं छोड़ा, F2। नहीं चल रहा। अच्छा, H2 और He में किसका भी ज्यादा होगा? अरे इसमें दो एटम है, इसमें दोनों का वन रॉल ही डिफाइन होगा। H2 और He का कंपेयर कर, इसमें दो एटम है, इसमें तो किसका ज्यादा होगा? H2 ग्रेटर देन He। नहीं होता है। H2 He का A अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। आप सोच रहे हो ना हीलियम में वांडर वाल है, H2 का भी तो वांडर वाल ही डिफाइन होगा। H का कोवैलेंट होता है H2 का वांडर वाल होगा। ये तो बात हुई ए और बी किसका ज्यादा किसका कम, तो थोड़ा पता होना चाहिए। ए मीन्स अट्रैक्शन, बी मीन्स साइज, साइज मीन्स रिपल्सन। ए मीन्स अट्रैक्शन, बी मीन्स रिपल्सन।
ए का मतलब अट्रैक्शन, बी का मतलब रिपल्सन। अट्रैक्शन और रिपल्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब दो फ्रेंड्स बहुत दूर दूर होते हैं तो उनमें अट्रैक्शन रहता है, लड़ाई नहीं होती है, और जब वो साथ साथ बैठने लगते हैं तो फिर लड़ने भी लगते हैं। करते हो नहीं तुम लोग? क्लास में कोई पीटने लगता है किसी किसी को। फिलहाल कोई भी तोड़फोड़ रिपल्सन की कैटेगरी में आता है। तो जब दो मॉलिक्यूल लार्ज डिस्टेंस पर होते हैं तो उनके बीच वनली एंड वनली अट्रैक्शन होता है, और जब वो पास आते हैं तो रिपल्सन होना शुरू होता है। रियलिटी ये है कि मॉलिक्यूल इतनी दूरी पर है, कोई फोर्स नहीं, जीरो है। फिर जैसे जैसे पास आएंगे अट्रैक्शन शुरू होगा, अट्रैक्शन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। जब वो थोड़ा सा और पास आए तब रिपल्सन भी लगना शुरू होता है। इलेक्ट्रॉन भी होता है, रिपल्सन भी लगना शुरू हुआ, और जैसे जैसे पास आएंगे रिपल्सन और तेजी से बढ़ता है। एक ऐसी सिचुएशन आती है रिपल्सन इतना हो जाता है वो दोनों बहुत तेजी से एक दूसरे से डिटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल लो, सीधे अर्थ से कोलाइड करो, बॉल ऊपर आती है। क्यों आती है? कोई तो रिपल्सन लगा होगा, कहोगे नॉर्मल फोर्स लगता है। नॉर्मल फोर्स का सोर्स क्या है? आप बोलते नॉर्मल फोर्स लगता है, नॉर्मल फोर्स आया कहां से? किसने जनरेट किया? वो है रिपल्सन, जिसने जनरेट किया है। तो जब मॉलिक्यूल बहुत क्लोज आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, तो फिर रिबाउंड होता है। तो अट्रैक्शन दूर होते हैं तो अट्रैक्शन होता है, एक रेंज पर आने के बाद रिपल्सन शुरू होता है, और उसके बाद रिपल्सन बहुत तेजी से बढ़ता है, और जब बहुत पास आ जाते हैं तो रिपल्सन डोमिनेट कर जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में मॉलिक्यूल जब कोलाइडिंग कंडीशन में आ जाते हैं तब रिपल्सन अनकंट्रोल हो जाता है, बहुत ज्यादा। तो अब यहाँ पर दो बातें हैं। इस पर बाद में आएंगे, पहले कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिफाइन कर लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, देखिए रियल गैस का आइडियल से कितना ज्यादा, आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएशन है, इसे एक्सप्लेन किया जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। रियल गैस आइडियल से कितना डेविएट हो रहा है, इसे एक्सप्लेन करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। नोट कीजिए, deviation of real gas from ideal behavior can be expressed in terms of compressibility factor, can be expressed in terms of compressibility factor. Compressibility factor, अब देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैपिटल जेड, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैपिटल जेड, ये होगा ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम बाई आइडियल वॉल्यूम। आइडियल के लिए तो आप इसे यूज कर सकते हैं,
यहाँ से आप आइडियल वॉल्यूम कैलकुलेट भी कर सकते हैं nRT/P। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z हो जाएगा V ऑब्जर्व्ड बाई nRT/P और ये बनेगा P V ऑब्जर्व्ड बाई nRT। ऑब्जर्व मीन्स जो भी वॉल्यूम होता है, जिस भी कंटेनर में रखोगे जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो ऑब्जर्व वॉल्यूम है। तो यहां से रिलेशन बन जाता है P V इक्वल टू Z nRT। हाँ, यहाँ पर ये किसके लिए है? फॉर रियल गैस, और वॉल्यूम जो है वो रियल में क्या है? एक्सपेरिमेंटल है। V एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटली जो फाइंड किया वो वॉल्यूम है। अब देखो Z क्या क्या हो सकता है। Z इक्वल टू 1 हो सकता है और लेस देन 1 हो सकता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करें, ध्यान से समझना। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z दो पॉसिबिलिटी, एक Z इक्वल टू 1, दूसरा Z नॉट इक्वल टू 1। Z इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है? ऑब्जर्व और आइडियल। मान लीजिए गैस का आइडियल वॉल्यूम ये होना चाहिए गिवन कंडीशन में, और एक्सपेरिमेंट से मेजर किया यही आया, तो आइडियल है। होना इतना चाहिए और इतना हो गया, कम हो गया, इसे बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। होना इतना चाहिए, इतना ही रहा। होना यहाँ तक चाहिए और ये रहा, ज्यादा है, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। बात समझ में आ रही है? आप प्रेशर टेम्परेचर रखोगे, 1 मोल का मान लीजिए रखें, कुछ तो वॉल्यूम होना चाहिए। आइडियल से P इक्वल टू nRT निकालो, आइडियल मिल जाएगा। अगर एक्सपेरिमेंटल भी वही आता है तो उसे बोलते हैं आइडियल, आइडियल गैस या आइडियल बिहेवियर हुआ ये। और अगर नॉट इक्वल टू 1 आया तो इसे कहेंगे नॉन आइडियल बिहेवियर। इसमें दो सिचुएशन बनेगा, या तो ज्यादा है या तो कम है। या तो ज्यादा होगा आइडियल से, Z लेस देन 1 हो सकता है, या फिर Z ग्रेटर देन 1 हो सकता है। ध्यान रखना, होना चाहिए था इतना, हो गया इतना। ऑब्जर्व, ध्यान रखना, ये आइडियल है, आइडियल डिनोमिनेटर में होता है, ऑब्जर्व बाई आइडियल। आइडियल है 2 और हो गया 1.5, तो 1.5/2 लेस देन 1 आया। यहां तक होना चाहिए, इतना हो गया, कम हो गया। कम होने का मीनिंग क्या है? गैस को जितना कंप्रेस होना चाहिए था उससे कम हुआ या ज्यादा हुआ? उससे ज्यादा कंप्रेस हो गया। अगर Z लेस देन 1 है तो इसे बोलते हैं निगेटिव डेविएशन, और गैस जरूरत से ज्यादा कंप्रेस हो गई, हम ये कहेंगे रियल गैस, जो भी गैस है ये मोर कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू आइडियल गैस, as compared to ideal gas, as compared to ideal gas, due to, ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि अट्रैक्शन डोमिनेट कर गया, तभी तो मॉलिक्यूल पास आएंगे। ड्यू टू डोमिनेशन ऑफ अट्रैक्शन। Z ग्रेटर देन 1 होना इतना चाहिए था, इतना ही रहा, ज्यादा रहा, पॉजिटिव हुआ, इसे बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। जितना कंप्रेस हुआ, होना चाहिए था उतना कंप्रेस नहीं, उससे कम कंप्रेस हुआ, इसे कहेंगे इस केस में रियल गैस
is less compressible as compared to ideal gas. क्यों? Due to domination of repulsion. रिपल्सन ज्यादा है। अरे बात समझ आई कि नहीं? होना ये चाहिए था, ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन है। होना ये चाहिए था, इतना रहा। दूर जा रहे मीन्स रिपल्सन, पास आ रहे मीन्स अट्रैक्शन। तो अगर अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है तो निगेटिव डिविएशन मिलेगा, रिपल्सन डोमिनेट कर रहा है तो पॉजिटिव मिलेगा। अब जरा बताओ, अट्रैक्शन कब डोमिनेट करता है? जब मॉलिक्यूल पास पास होते हैं या दूर दूर? पास पास होंगे, फिर तो लड़ाई होगी। इतना तो याद रखो, जब मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस रिलेटिवली लार्ज है तो अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, और जब बहुत कम है तो रिपल्सन। ध्यान रखना, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मीनिंग होता है अट्रैक्शन। और लार्ज कब होता है? जब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे या कम होगा? तो P क्या होना चाहिए? लो। और लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, अगर हम बात करें स्मॉल इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इस केस में रिपल्सन होगा, और ऐसे केसेस में प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। ऐसे केसेस में प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। मॉलिक्यूल पास पास है तो रिपल्सन डोमिनेटिंग होगा, और दूर दूर है तो अट्रैक्शन डोमिनेटिंग होगा। अब कुछ ऑब्जर्वेशन, और ये ऑब्जर्वेशन ग्राफ के फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे। कुछ ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन है। और ये वही पार्ट है जो पीछे हमने लिख रखा है। मॉलिक्यूल पास है तो अट्रैक्शन, दूर है तो अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। यहां पर हम जेड का ग्राफ बनाएंगे। जेड इक्वल टू 1, प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट। जनरल जो बिहेवियर आता है जेड का वो कुछ इस तरह का आता है। ये है यहां से यहां तक जेड लेस देन 1। ये कब है? ये होगा एट लोअर प्रेशर, अट्रैक्शन डोमिनेटेड। इधर आ रहा है जेड ग्रेटर देन 1। ये कब होगा? एट हायर प्रेशर, रिपल्सन डोमिनेटेड। कोई पार्ट है लोअर प्रेशर है तो मॉलिक्यूल दूर दूर है तो अट्रैक्शन डोमिनेट होगा। ऐसे केसेस में जेड लेस देन 1 आएगा। अब आप इस ग्राफ को देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल, ये पॉइंट है P इक्वल टू 0, आइडियल था 0 पर, प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन आया, यहां पर था।
जैसे जैसे मॉलिक्यूल को पास ला रहे हैं अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, यहां तक तो अट्रैक्शन बढ़ता गया, अट्रैक्शन ओवर जितना जैसे जैसे कंप्रेशन बढ़ रहा है मीन ज्यादा अट्रैक्शन है, उसके बाद अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता गया क्योंकि रिपल्सन शुरू हो गया, यहां से रिपल्सन शुरू, यहां पर रिपल्सन डोमिनेट कर गया। रिपल्सन तो कितना भी हो सकता है, बहुत पास आ जाएंगे, एक दूसरे से टकरा जाएंगे, एकदम इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से ओवरलैप करने लगेंगे, फिर तो मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है ना, मॉलिक्यूलर लेवल पर दो मॉलिक्यूल अगर कोलाइड करते हैं, सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन उनके ओवरलैप करने लगेंगे, फिर तो बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा। सीधी सी बात है, ये है नेगेटिव डेविएशन और ये है पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक जितना ज्यादा अट्रैक्शन, और पॉजिटिव डेविएशन रिपल्सन से। यहां पर दो बातें हैं, ए का मीनिंग होता है अट्रैक्शन और बी का मीनिंग होता है रिपल्सन, ध्यान रखना, क्योंकि रिपल्सन का सोर्स साइज है, जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा रिपल्सन। दो छोटे मॉलिक्यूल है तो उसमें रिपल्सन, और दो बड़े मॉलिक्यूल है तो उसमें रिपल्सन। छोटे मॉलिक्यूल जब बहुत पास आएंगे तब रिपल्सन शुरू होगा, और बड़े मॉलिक्यूल उनको बहुत पास आने की जरूरत नहीं, ऐसे ही रिपल करना शुरू कर देंगे। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल में रिपल्सन कम होगा और लार्जर मॉलिक्यूल में रिपल्सन ज्यादा होगा। वैसे भी मॉलिक्यूल जितना ज्यादा होगा उनके इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा रिपल्सन जनरेट होगा। तो रिपल्सन जो है वो साइज दैट इज बी के प्रोपोर्शनल होता है। कंक्लूजन ये है कि जो नेगेटिव डेविएशन होता है अट्रैक्शन, वो ए के प्रोपोर्शनल है। नेगेटिव डेविएशन प्रोपोर्शनल टू ए, पॉजिटिव डेविएशन प्रोपोर्शनल टू बी। जिसका ए ज्यादा होगा उसमें नेगेटिव, उसमें डिप ज्यादा होगा, जिसका बी ज्यादा होगा उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, तो पॉजिटिव डेविएशन ज्यादा आएगा। लिक्विड बन सकता है, वो आगे बात करेंगे, लिक्विडिफिकेशन होता है। यहाँ पर जो भी बात की जा रही है केवल गैसियस फेज की। लिक्विड बनेगा फिर तो कोई इक्वेशन अप्लाई ही नहीं होगा। बट हाँ, कंप्रेशन से लिक्विड बन सकता है, यहाँ पर नहीं बनना है। तो लो प्रेशर पर गैसेस का नेगेटिव डेविएशन आता है, क्योंकि लो प्रेशर पर केवल इंटरमॉलिक्यूलर, आज इधर नोट कर लिया, पहले पूरा लिख लो फिर आगे बढ़ते। ठीक है।
देखो अब यहाँ पर अलग अलग गैसेस के लिए इसे प्लॉट करते हैं। ये तो पहला ग्राफ हुआ। दूसरा, अगर हम यहाँ पर 3 गैसेस ले लें, CO2 ले लें, O2 ले लें और H2 ले लें, इनके लिए अगर हम A देखें तो CO2 का ये होगा और H2 का A अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। अगर इनका B देखें तो CO2, O2 एंड H2 होगा। ध्यान से, H2 और He 2 गैसेस हैं जिनका A 0 लिया जाता है, मींस अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, अप्रोक्सीमेटली 0। तो जब आप इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे, Z इक्वल टू 1 है, यहाँ पर P T कांस्टेंट, तो CO2 का ये ग्राफ बनेगा। ये है CO2 का, इसमें निगेटिव A ज्यादा है निगेटिव डेविएशन, B ज्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा है O2 का, O2 का ये ग्राफ बनेगा, ये O2 का है। H2 का यहां से बनेगा। तो जितना ज्यादा A उतना नीचे आएगा, जितना ज्यादा B उतना ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का मीनिंग है Z ग्रेटर देन 1, नीचे आने का मीनिंग है Z लेस देन 1। तो नेगेटिव डेविएशन A के प्रोपोर्शनल है और पॉजिटिव डेविएशन B के प्रोपोर्शनल है। तीसरा सिचुएशन, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डेविएशन डिक्रीज करता है। रीजन पीछे बताया था, हाई टेम्परेचर पर गैस रियल से आइडियल हो जाती है, पीछे था ना, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेविएशन घटता है। इसी पार्ट को कई बार ग्राफिकली, मान लीजिए हम यहाँ पर CO2 के लिए प्लॉट कर रहे हो, ये हुआ, दूसरा हुआ, अलग अलग टेम्परेचर पर प्लॉट किया गया है। CO2 के लिए ये है T1, ये है T2, ये है T3। T1 सबसे ज्यादा डेविएशन है, सबसे ज्यादा डेविएशन मींस लो टेम्परेचर, कम डेविएशन मींस हाई टेम्परेचर। जो T का रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, जिसमें जितना कम डेविएशन उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा। डेविएशन आप यहाँ से देख सकते हो, सबसे ज्यादा डेविएशन इसमें है, फिर इसमें है और सबसे कम इसमें है। टेम्परेचर बढ़ाने से डेविएशन घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने से डेविएशन घटता है। पहले जनरल पॉइंट,
डिस्टेंस ज्यादा है तो नेगेटिव डेविएशन, डेविएशन डिस्टेंस कम है तो पॉजिटिव। हाई प्रेशर पर पॉजिटिव, लो प्रेशर पर नेगेटिव। फिर हमने 3 अलग अलग गैसेस का प्लॉट किया। सबसे ज्यादा नेगेटिव डेविएशन ए के प्रोपोर्शनल होगा, पॉजिटिव डेविएशन बी के प्रोपोर्शनल होगा। जिसका ए ज्यादा उसका नेगेटिव डेविएशन ज्यादा होगा, जिसका बी ज्यादा उसका पॉजिटिव डेविएशन ज्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेविएशन घटता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आइडियल बिहेवियर से उसका डेविएशन घटता जाएगा। अब ये जो भी रिजल्ट है, इन रिजल्ट्स को हम वैन डर वाल इक्वेशंस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनका एक्सप्लेनेशन देख लो। पर बात तो वही है, उसको कंपनसेट करेगा तो डेविएशन कम हो जाएगा। बहुत बाकी है। Explanation of compressibility factor Z. Explanation of compressibility factor Z by Van der Waal equation. By Van der Waal equation. Explanation of compressibility factor Z by Van der Waal equation. By Van der Waal equation. अब देखो कुछ बातें हमें पहले से कंक्लूड कर लेनी है। पहला, लो प्रेशर, प्रेशर कम है तो ये होगा लार्ज इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। यहां पर कौन सा फैक्टर आएगा? अट्रैक्शन डोमिनेटेड। तो अट्रैक्शन लेना है, रिपल्सन को छोड़ देना है। ठीक है। दूसरा, हाई प्रेशर स्मॉल इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस पास आए तो रिपल्सन डोमिनेटेड, रिपल्सन डोमिनेटेड। और वैन डर वाल इक्वेशन जो लिखते हैं 1 मोल के लिए P A VM स्क्वायर VM माइनस B इक्वल टू RT। ये जो टर्म है ये है अट्रैक्शन का, और ये जो टर्म है दिस वन फॉर रिपल्सन। This one at low pressure. At low pressure. देखो at low pressure क्या होगा? लार्ज इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इसका मीनिंग है अट्रैक्शन कंसीडर होगा, रिपल्सन डिलीट होगा। तो एक्सप्रेशन लिखो P A VM स्क्वायर VM माइनस B इक्वल टू RT। अब इसमें इसे कंसीडर करेंगे और इसे 0 करेंगे। ठीक है, तो बनेगा P VM प्लस A
Vm इक्वल टू RT। ये हुआ एट लो प्रेशर। वांडर वाल इक्वेशन लो प्रेशर पर इस फॉर्म में रिड्यूस होगा। एक टर्म यहां निकाल सकते हैं हम, Z हो जाएगा P Vm बाई RT, क्योंकि PV बाई RT होता है। V बाई N को Vm लिखते हैं, P Vm बाई RT लिखेंगे। तो एक काम कीजिए, RT से डिवाइड करो, P Vm बाई RT प्लस A Vm बाई RT इक्वल टू 1। ये टर्म हो जाएगा Z इक्वल टू 1 A Vm बाई RT। यहां से कह सकते हैं Z लेस देन 1 होगा एट लो प्रेशर। और ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव डेविएशन सीधे सीधे A के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा A होगा उतना ज्यादा सब्ट्रैक्ट होगा। यहां से कह सकते हैं कि नेगेटिव डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अट्रैक्शन बढ़ाओगे तो नेगेटिव डेविएशन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि लो प्रेशर पर वांडर वाल का फॉर्म क्या होगा, लो प्रेशर पर जेड का एक्सप्रेशन क्या होगा। अबे रेड से कोना में क्या लिखा था पता चलेगा, वो उल्टा ही निकल गया। जो रेड से अच्छा क्या लिखा है बता दो, तुमको क्या लग रहा है कोना में? दूसरा केस 2 डेविएशन नेगेटिव डेविएशन हाई प्रेशर। कितना खराब राइटिंग है इसका। एट हाई प्रेशर स्मॉल इंटर आँख पे तुम्हारा ऐसे प्रेशर पड़ा होगा। मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इसमें क्या होगा, 42 स्मॉल इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। आगे थोड़ी जाए तो यहाँ पर अट्रैक्शन डिलीट होगा, केवल रिपल्सन कंसीडर होगा। बताया थोड़ी है। तो एक्सप्रेशन लिखो कि A Vm स्क्वायर Vm माइनस B इक्वल टू RT। यहाँ पर इसे 0 करेंगे, इसे कंसीडर करेंगे तो बन जाएगा P Vm माइनस PB इक्वल टू RT। ये आपका हुआ एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। RT से डिवाइड करो, P Vm बाई RT PB बाई RT इक्वल टू 1। ये हो जाएगा Z 1 प्लस PB बाई RT। तो यहाँ से Z ग्रेटर देन 1 आया और पॉजिटिव डेविएशन जो है प्रोपोर्शनल टू B आ जाएगा। यहाँ से एक और पार्ट निकालना चाहो, dz बाई dp अगर निकालोगे तो b बाई RT आएगा। मीन्स स्लोप बनता है, अगर ग्राफ प्लॉट करो स्लोप
V के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा V होगा उतना ज्यादा स्लोप होगा, उतना तेजी से ग्राफ, उतना तेजी से पॉजिटिव डेविएशन बढ़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो। dz by dp इक्वल टू v by rt। टाइम खत्म हो रहा है। क्या मोलर वॉल्यूम लिखा है ना? अभी उसका हुआ नहीं है, पढ़ाने का मूड में जल्दी। चलो केस 3 भी है एट कांस्टेंट H2HE के लिए approximately for H2HE approximately 0 और B जो होगा H2 का HE से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर A Vm स्क्वायर Vm माइनस बी इक्वल टू RT, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये कंसीडर करेंगे PVm माइनस PV इक्वल टू RT या फिर Z इक्वल टू 1 प्लस पिछला वाला केस आ गया Z ग्रेटर देन 1 फॉर H2HE। पिछला सिचुएशन। यहाँ पर एक और पार्ट, जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, यहाँ अगर आप Z लिखते हो, यहाँ पर P Z इक्वल टू 1, ये बनता है ऐसे, ये बनता है H2 के लिए और ये HE, क्योंकि H2 का B ज्यादा है इसलिए उसका स्लोप थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पर जब आप इसका dz by dt लिखोगे तो B by RT होता है, जिसका B ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, dz by dt। अभी और इतना केस है, अरे केस का ग्राफ से ही छिड़ जाएगा। 47 हो गया, 47। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ये कंडीशन फॉर आइडियल होता है। और कितना बचा है? यही है कंडीशन फॉर आइडियल। इस कंडीशन में हाई टी एंड लो पी, लार्ज मोलर, लार्ज
इसे कहेंगे वेरी लार्ज इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। यहाँ पर अट्रैक्शन भी और रिपल्सन दोनों डिस्कार्टेड होंगे। तो ये बन जाएगा P Vm इक्वल टू RT, सो Z इक्वल टू 1, Z इक्वल टू 1 बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बताना था लेकिन अब वो हो नहीं पाएगा। लिक्विफिकेशन, देखो लिक्विफिकेशन में क्या है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए आइडियल गैस के मॉलिक्यूल को आप चाह के भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। रियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन होता है, इसलिए रियल गैस के मॉलिक्यूल पर आप प्रेशर अप्लाई करके उसे लिक्विफाई कर सकते हैं। बट होता क्या है कि जब हम मान लीजिए CO2 गैस को प्रेशर इंक्रीज करके लिक्विफाई कर रहे हैं, तो CO2 का अगर टेम्परेचर 100 डिग्री है, कितना भी प्रेशर बढ़ाओ वो लिक्विड में नहीं जाता। 50 डिग्री है, कितना भी प्रेशर बढ़ाओ लिक्विड में नहीं जाता। लेकिन जब इसका टेम्परेचर 30.98 होता है तो प्रेशर बढ़ा के उसे फर्स्ट टाइम लिक्विड में ले जाया जाता है 30.98 पर, और उससे कम करोगे तो वो हमेशा लिक्विड में प्रेशर बढ़ाने पर जाएगा। ये जो 30.98 टेम्परेचर है, जिसे अप्रोक्सीमेटली 31 डिग्री कर सकते हैं, ये CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर पर जो उसकी स्पेसिफिक स्टेट आती है वो क्रिटिकल स्टेट होती है। ये सब नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। इसका नोट्स में भेज दूंगा, ठीक है। इसका मीनिंग पढ़ाया नहीं जाएगा, एक बार पढ़ लेना, जितना समझ आए ठीक है। 3 टर्म डिफाइन किए जाते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर गैस का प्रेशर बढ़ा के उसे लिक्विड में ले जाया जा सके, दैट वन इज क्रिटिकल टेम्परेचर। TC ये होता है 8A/27 RG। दूसरा क्रिटिकल प्रेशर, जिस मिनिमम प्रेशर से क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस लिक्विड में जाती है, रियल गैस आइडियल में जाती नहीं, दैट वन इज क्रिटिकल प्रेशर। ये होता है A/27V²। क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल रियल गैस के वॉल्यूम को हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं, और ये होता है Vc = 3V। एक और टर्म डिफाइन करते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर रियल गैस का बिहेवियर आइडियल जैसा होता है, वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, एक रेंज है प्रेशर का, उस रेंज, और ये होता है A/RG। ये नोट्स में भेज दूंगा, उसे एक बार रीड कर लेना, ठीक है। जो समझ में नहीं आए तो आज ही क्लास में कराएंगे। साथ में